इस आगाज के बाद, रैली के आगाज के बाद अब लहर और हो जाएगी, जैसा वो खुद भी कह रहे थे कि आंधी आ रही है? देखिए, बात सीधी और स्पष्ट है। कांग्रेस जब से चुनाव लड़ने के लिए यहां पर टिकटों के बाद हरियाणा की आवाम के बीच में 90 कैंडिडेटों के साथ आई है, उसमें एक हमारा इंडिया गठबंधन को भिवानी में हिस्सेदारी मिली है। पहले दिन से ही कांग्रेस एक पटल पे खड़ी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मतभेद हो सकते हैं लेकिन कहीं मनभेद नहीं थे। ये मैं बात आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये मीडिया में एक परसेप्शन बनाया जाता है और उस ठीक है, वो मीडिया का अपना एक काम है, विपक्ष का अपना एक काम है, लेकिन जहां तक बात हरियाणा की 3.25 करोड़ आवाम की 36 बिरादरी की बात थी, उस बात के आधार पर और कांग्रेस जहां एक पटल पर खड़ी थी, उस बात के आधार पे मैं आपको आज बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं। राहुल जी ने जो आज हरियाणा में आके हरियाणा के युवाओं की, किसान की और यहाँ पर जो बेरोजगारी है, जो नशा है, सभी मुद्दों पर आज राहुल जी ने बड़ी अच्छी तरह से अपनी बात रखी और हरियाणा वासियों ने उनको बड़ी आस की उम्मीद से और बड़े ही धैर्य से आज सुना है। उसके लिए हरियाणा की आवाम का भी और राहुल गांधी जी का भी, दोनों का बड़ा आभार प्रकट करती है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। इस माहौल में जहां तक सवाल है कि हरियाणा में हालात हम पहले दिन से कहते आ रहे कि हरियाणा में हालात बदलाव की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए हरियाणा किसान की भूमि है, जहां भारत का अन्नदाता रहता है। लगातार उन्होंने 3 काले कानूनों की लड़ाई लड़ी, 750 किसानों ने शहादत दी और आज बड़ा हास्यमय लगता है कि हम देश के प्रधानमंत्री जी को इस रूप में देखते हैं, क्योंकि उनका सम्मान करना हमारी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जहां तक बात आती है, उन्होंने कह दिया 24 फसलों पे। हरियाणा में तो 24 फसलें ही नहीं होती, पता नहीं मोदी जी को, चलो कोई नहीं, कह देते आदमी, कई बार पता नहीं होता, बोल देते हैं, चलता रहता है। दूसरी बात, हरियाणा में बेरोजगारी का आलम था। हमने कोई नई बात नहीं रखी, हमने सिर्फ एक बात ये कही सबसे पहले कि जो 2 लाख सरकारी पद खाली है। अरे भाई, जब 2 लाख सरकारी पद खाली थे तो बीजेपी के किसी ने हाथ थोड़ी बांध रखे थे, आप उनको भर लेते। कमियां तो आपकी है। दूसरी बात, मैं उससे एक कदम आगे बढ़ना चाहता हूं। हरियाणा का लाखों बच्चा पूरे हरियाणा से, अलग अलग जिलों से विदेशों में पलायन कर गया। जमीनें बेच के, मौत के रास्ते, डोंकी के रास्ते उन्होंने विदेशों को चुना, क्योंकि बड़ा गंभीर सवाल है। हम बार बार उठाते रहे सालों से ये बातें, क्योंकि यहाँ पे नशा गांव, शहरों, कस्बों में घुस चुका था। प्रशासन का फेलियर था और सरकार का प्रशासन के साथ फेलियर था। उसके बाद लोगों ने अपनी लाखों करोड़ों की जमीनें कौड़ी के भाव बेचकर मजबूरी में बच्चों को विदेशों में जाने के लिए मजबूर किया। ये एक मत बात है। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि जो लोग उनको गंगा जमुना पार भेजने के लिए उनके साथ खड़े हुए थे, आज वो हरियाणा के गांव शहरों में माफी मांग रहे कि बीजेपी के साथ जाना हमारी गलती थी। दूसरी बात, मैं उसमें एक कदम आगे बढ़ाना चाहूंगा। हम जिन मुद्दों के साथ अब चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा आप 2005 का घोषणा पत्र देखो, चाहे वो किसान कर्ज माफी की बात थी। हमने 10 साल में हरियाणा में, बड़ा कुछ ही समय लूंगा, हमने हरियाणा के अंदर 10 साल में थर्मल प्लांट लगाए, जिससे 10,000 मेगावाट बिजली हरियाणा को मिली। हमने यूनिवर्सिटीज बनाई, हमने सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बसाई। देखिए, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, कल्पना मेडिकल कॉलेज झज्जर में 2nd एम्स बना। दूसरी बात, हमने महिला कॉलेज खानपुर में बनाया। उसके बाद जहां तक बात चलती रही कि 10 साल के मोदी जी अपने काम गिनवाते। मैं एक बात कह रहा हूं कि वो आए तो कुछ कह के तो नहीं गए ना, कांग्रेस की बुराई करके गए। अरे भाई, बुराई तो आप करते रहे 10 साल, हमने आपको टोका नहीं। लेकिन आज जो समय था, आज वो ये समय था कि जो आपने 10 साल किया था वो आप बताते, क्योंकि आपने जाति धर्म का जहर घोला। आपके राज में बार बार हरियाणा जला, आपके राज में 30 से 35 बार पेपर लीक हुआ। आपके एचपीएससी के, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अनिल नागर सेक्रेटरी जो थे, उनके पास 3 करोड़ रुपए पकड़े गए। हमने ये बात विधानसभा के पटल पे उठाई। लेकिन आज राहुल जी ने जो वादे, जो बातें और जो हमारे घोषणा पत्र के हमने जो अहम बिंदु, 7 बिंदु हम लेकर आए थे, हमने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भाई हम
करके दिखाएंगे, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से जो बात कहती है वो करके दिखाती है। ठीक बात है यहाँ बड़ा ही रमन जी, व्यक्तिगत तौर पर मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं कि प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए, और आपको भी बधाई देता हूं कि आप कम से कम इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि हाँ, जो पद पर बैठा हुआ है उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने वहां मंच पर अडानी अंबानी को घेरते घेरते ये कहा कि मोदी कहता है, सम्मान वहां पर भी होना चाहिए था। दूसरी बात कि मीडिया में परसेप्शन नहीं बनता है। मीडिया में परसेप्शन अगर बाइट आएगी तो वो दिखाया जाएगा, परसेप्शन बनाने वाले बनाते रहे। जब शैलजा ने कहा, जब सुरजेवाला ने खुद कहा कि मैं निराश हूं, तो वो हमने दिखाया, और मीडिया से बड़े नाराज आज दिखाई दिए राहुल गांधी। बार बार मीडिया को दोनों ही रैलियों में उन्होंने कहा कि अडानी अंबानी के हो गए हैं। भाई राहुल गांधी को हम दिखा रहे थे। बहरहाल प्रियदर्शनी से इसका जवाब देता हूं। प्रियदर्शनी, रमन जी का कहना है कि भाई अब चुनाव का दौर था, इसमें आपको काम गिनाने की जरूरत थी, ना कि दूसरी पार्टी और उनके नेता की नाकामी या उनके खिलाफ कुछ बोलने की जरूरत थी। खिलाफत चलती है, लेकिन आप काम गिनाइए। नमस्कार अतुल जी, बाकी सारे प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। मुझे लगता है कि रमन जी ने पूरा भाषण प्रधानमंत्री का सुना नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ कमियां ही नहीं बताई है, जो हमने 10 वर्ष में काम किया है वो भी बताया है। नयाब सिंह सैनी का भी भाषण शायद नहीं सुना होगा उन्होंने, तो हमारे नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री ने जो जो कार्य किए हैं उन सारे कार्यों के बारे में भी बहुत गहरी तरीके से उन्होंने बताया है। खैर, दूसरी बात, आज ये देखिए कि जिसको कहते हैं ये मीडिया परसेप्शन बनाता है, ये कितनी अजीब बात है अतुल जी। मीडिया क्या परसेप्शन बनाता है? जो बोओगे वो पाओगे। अगर आप आलू डालोगे और सोना निकालोगे, इस किस्म की वाहियात बातें करोगे तो मीडिया वही दिखाएगा ना। जो आप बोलेंगे, जो आपके मुख से निकल रहा है। अब राहुल गांधी जी के पास इंडिया न्यूज आके तो नहीं बोल रहा ना कि नहीं आपको ये बोलना है, गन पॉइंट पे तो नहीं बोल रहा, आप खुद ये बोल रहे हैं। तो इससे समझ जाना चाहिए कि देखिए, एक इमेच्योरिटी है। मीडिया पे ब्लेम करना, इस पे ब्लेम करना अपनी नाकामी को, ये एक मैच्योर पॉलिटिशियन की निशानी नहीं है। दूसरी बात कि इन्होंने बोला, आज जो अम्बाला में दिखा हमें कि जिस तरीके से कुमारी शैलजा और हुड्डा साहब दोनों एक मंच पे दिखे, ये तो मजबूरी थी, प्रेशर आ गया था कुमारी शैलजा पे हाईकमान से कि भाई आपको आना ही होगा। अब बेचारी करती तो ना क्या करती, ठीक है। तो मान सम्मान में, और एक सभ्य महिला है, मैच्योर महिला है, तो मान सम्मान में राहुल गांधी के आ गई। लेकिन क्या इसका मतलब हम ये समझ ले कि ऑल इज वेल? नहीं, ऑल इज नॉट वेल अतुल जी, ऑल इज नॉट वेल बिटवीन देम। मतलब बिल्कुल भी इनके बीच में कोई समन्वय नहीं है। आपको मैं इसका उदाहरण बताती हूँ। इस रैली से पहले 3 दिन पहले आपके जैसा ही प्रसिद्ध चैनल था, वहां पे कॉन्क्लेव उनका सुन रही थी मैं। एक बार भी, नॉट इवन अ सिंगल टाइम, कुमारी शैलजा के मुंह से हुड्डा जी निकला, हुड्डा साहब निकला, मेरे हुड्डा भाई निकला, एक बारी नाम तक नहीं लिया अगले ने। और दूसरी बात, उनसे फिर पत्रकार ने पूछ लिया कि भाई आपको बोला जा रहा है कि जिसको कहते हैं, आपको हुड्डा साहब बहन बोलते हैं, तो बताइए उसमें जवाब क्या दिया उन्होंने? जवाब सुन के आप सब हैरान हो जाएंगे। जवाब उन्होंने ये दिया कि राजनीति में तो लोग अक्सर अपना काम निकलवाने के लिए किसी को भाई और बहन बना लेते हैं। ये तंज किस पे कसा था? ये क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कसा था या नयाब सैनी पे? ये तंज साफ बापू और बेटे पे कसा गया था। आप किसी को बार बार बोले हमारी सम्मानित नेत्री है, सम्मानित नेत्री है, उसके बाद आपके कांग्रेस के नेता वंचित वर्ग से आई हुई महिला को, इतनी सीनियर नेत्री को जिसकी 36 बिरादरियों में पकड़ है, आपने उस महिला का अपमान कर रहे हैं आपके नेता। ये अपमान कैसे हो पा रहा है? इनके खुद के प्रवक्ता आते हैं। मैं प्रियदर्शनी जी देखो रमन जी जब आप बोल रहे थे सर, मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मेरी आदत ही है। जी, मैं कभी बीच में नहीं बोलता, लेकिन मैं आपकी बात को रोकना चाहूंगा। कौन से लीडर ने बोला है? आपके पास क्या सबूत है, बताइए। मैं भेज दूंगी आपको, रमन जी भेज दूंगी मैं आपको, भेज दूंगी। आप नहीं, अभी आप बताइए किसने बोला? आप झूठ बोल रहे हैं। अरे रमन जी डिबेट में हूँ, कैसे भेज दूंगी? कमाल की बातें कर रहे हैं। अभी आलू और सोना निकाल रहे हैं, कमाल कर रहे हैं आप सफेद झूठ बोल रहे हैं। आलू सोना मत निकालिए, प्रैक्टिकल बात करिए डिबेट के बाद। अरे डिबेट के बाद भेज दूंगी रमन जी। किस लीडर ने बोला है? तो आप बताइए किस लीडर ने बोला है? आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आप न्यूज चैनल पे झूठ क्यों बोल रहे हो? ये बताओ। बातों को बरकरार है। दूसरी बात कि हुड्डा साहब के पास या कांग्रेस के पास हरियाणा में आपसे क्या पूछ रहा हूँ? आप झूठ क्यों बोल रहे हो? रमन जी मैं दे दूंगी। प्रियदर्शनी जी खत्म हो गया ना,
खत्म हो गया। रमन जी उनका कहना है कि वो डिबेट के बाद आपको क्लिप भेज देंगी, जिसने बोला है वो आप सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा। कोई सुनेगा नहीं। अरे रमन जी डिबेट में मिलते रहते हैं, भेज दूंगी मैं आपको, टेंशन ना लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मुझे भेजे तो आप न्यूज चैनल को भी भेजे, वरना अगली बार आप माफी मांगना। कांग्रेस के किस नेता ने बोला है? आप ऐसे झूठ ना बोले, आपको पूरा ठीक है प्रियदर्शनी, आप हमें भी भेज दीजिए। अब उनको बोलने दीजिए। बोलूं रमन जी, ठीक है। अब आप ये देखिए किस तरीके से उत्तेजित हो जाते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता है तो जब इन लोगों को सत्य बोलना जाता है। रमन जी मैं भी आपकी पॉइंट पे डिबेट में आपको टोकूंगी। ये चीज प्रूफ नहीं कर पाए तो क्या? रमन जी उन्होंने बोल दिया, उनका कहना है कि शैलजा जी ने ही बोला है, और शैलजा जी ने जो क्लिप में बोला है वो आपको भेज देंगी। अब उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए। कांग्रेसियों का एक प्रॉब्लम है कि ये बड़े उत्तेजित हो जाते हैं जब भी इनको सत्य सुनना पड़ता है। उत्तेजित नहीं होता प्रियदर्शनी जी, आप वही तो मैं हैरान हूं कि आज आप उत्तेजित हो रहे हैं। सुनिए, अरे सुन लीजिए प्रभु, सुन लीजिए, ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये देखिए उत्तेजना दिखाई दे रही है, इनकी घबराहट दिखाई दे रही है, इन लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर आ चुका है। आपको ये बताना नरेंद्र मोदी जी के भाषण के बाद झूठ बोलोगे तो आपका मजाक बनेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, डिबेट मेरा कोई मजाक नहीं बन रहा, अगर मेरा कोई मजाक ना मेरी पार्टी का बन रहा है, हमारे पास सब कुछ है। झूठ बोला है आप ये बताइए किस लीडर ने बोला है, किस नेता ने बोला है? मैं वीडियो भेज दूंगी आप मजाक का पात्र बन गए हो चैनल पे। मैं बता रहा हूँ आपको न्यूज चैनल को भी वो क्लिप भेजनी पड़ेगी। आप क्यों झूठ बोल रहे हो? आप डिबेट वीडियो भेज दूंगी मैं आपको। अब मैं से क्या बोलूं आपको? आप न्यूज चैनल को भी भेजना। अगर सुनो, अरे रमन जी बोल तो दिया उन्होंने, भेज देंगे। एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? वो कह रही है आपको भी भेजेंगे, चैनल को भी भेज देंगे। सुनो, अगर प्रियदर्शनी जी न्यूज चैनल को भेजती हैं, पॉइंट पे बात कर ले, पॉइंट पे आ जाते हैं। मैं सिर्फ कुछ सेकंड लूंगा। आप लोगों ने अच्छा एक बात बताइए, कुमारी शैलजा को, अच्छा रमन जी आप एक बात बताओ, ठीक है। आप तो प्रवक्ता है, सीधे प्रवक्ता है। सुनिए रमन जी, सुनिए जवाब दीजिए। और पूछ रहा हूँ कुमारी शैलजा को मैं आप आपको मुख्यमंत्री पद पर क्यों नहीं बना देते? मैं प्रियदर्शनी जी आपको 20 मिनट टोकूंगा, बस कुछ सेकंड दो। सुनो, अगर आप ये चीज प्रूव कर पाए तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उस शख्स को पार्टी से बाहर निकालेंगे और मैं तो माफी मांगूंगा। अरे कुमारी शैलजा ने बोला है, वो ये कह रही है, उनको निकाल देंगे बाहर। ठीक है। आरक्षण वॉशिंगटन डीसी में जाके अपनी मन की बात इनको क्या बोलने की जरूरत पड़ी? इस बात पे इनको सिखों का अपमान करने की क्या जरूरत पड़ी? इसका मतलब कि इनकी आंतरिक इच्छा तो यही है ना। अब मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से इन्होंने, किस तरीके से सीताराम केसरी इतने सीनियर लीडर, आप ये बताइए कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है, उनकी क्या दुर्गति की इन्होंने इतनी दुर्गति की कि एआईसीसी की जब मीटिंग हो रही थी सारे वरिष्ठ नेताओं की, तो वहां पे सीताराम केसरी 10 साल में क्या किया है वो नहीं बताएंगे। 10 साल में ठीक है प्रियदर्शनी शांत हो जाए। हो गया पंजेटा साहब, रजत पंजेटा साहब, इस तरीके से डिबेट होगी। हाँ प्रियदर्शनी आ रहा हूं मैं। पंजेटा साहब, सवाल इस बात का है कि रमन सिंह साहब का कहना है कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मतभेद कोई नहीं था, मनभेद हो सकता है, और आज वो मनभेद भी दूर हो गया है और अब संविधान और हिंदुस्तान